नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। क्या देश की राजनीति में कांग्रेस का स्थान तृणमूल कांग्रेस ले लेगी? ये मैं नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में चल रही चर्चा कह रही है। इसकी वजह है पिछले कुछ समय से टीएमसी की मुखिया ममता बनर्जी की राजनीतिक हलचलें। अब तक सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नजर आ रही ममता अब उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर गोवा, त्रिपुरा और मेघालय में भी हाथ पैर मारती हुई नजर आ रही है। बुधवार को उनकी दिल्ली दौड़ में भी ये साफ तौर पर देखने को मिला, जहां ममता पहले तो पीएम मोदी से मिली, उसके बाद मीडिया से बातचीत की, जहां उनसे जैसे ही मीडिया ने सोनिया गांधी से मुलाकात करने को लेकर सवाल पूछ डाला तो वो बिफर गई और कहने लगी ये जरूरी तो नहीं कि वो हर बार सोनिया गांधी से मिले। उल्टा उन्होंने जल्द ही शरद पवार और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने की बात कह दी। यानी कि ममता की राजनीतिक गतिविधियों से साफ है कि वो कांग्रेस बीजेपी रहित तीसरा मोर्चा यानी कि थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिशों में जुटी हुई है। इसकी वानगी हाल ही के दिनों में उनके उठाए गए कदम बताते हैं। कांग्रेस के कई नेताओं ने तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने के लिए लाइन लगा दी है, चाहे वो कीर्ति आजाद हो या फिर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे कमलापति त्रिपाठी के पोते राजेश त्रिपाठी, या फिर वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे संतोष मोहन देव की बेटी सुष्मिता देव और अशोक तंवर भी इस लिस्ट में शामिल है। बिहार कांग्रेस के दिग्गज नेता कीर्ति आजाद, मेघालय में कांग्रेस के 12 विधायकों को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलवाने की बात हो, इसके अलावा गोवा के पूर्व सीएम लुलजिनहो फुलेरियो हो या फिर जनता दल यूनाइटेड के पवन वर्मा हो, ममता सिर्फ नेताओं को पार्टी में शामिल ही नहीं करा रही बल्कि उन्होंने आगामी यूपी चुनाव में अखिलेश यादव के साथ जाने के संदेश को खुले तौर पर भी दे दिया है। गोवा और उत्तराखंड में भी चुनाव लड़ने की ममता बनर्जी बात कर रही है। यानी कि साफ है दीदी के नाम से मशहूर ममता बनर्जी देश के गैर कांग्रेसी विपक्ष के विकल्प के तौर पर इस रूप में पीएम मोदी के सामने खुद को रखना चाहती है और इसके लिए वो कांग्रेस को भी तोड़ने से गुरेज नहीं कर रही। पश्चिम बंगाल में जहां ममता सिर्फ बीजेपी नेताओं और विधायकों को ही अपनी पार्टी में शामिल करा रही है, तो केंद्रीय राजनीति में उनकी नजरें कांग्रेस के रूठे हुए नेताओं पर है। कांग्रेस बौखलाहट में ममता बनर्जी पर बीजेपी से साठगांठ का आरोप लगा रही है। वैसे ममता बनर्जी ने पहले भी राष्ट्रीय राजनीति में आने के कई बार संकेत दिए हैं। वो वाराणसी से चुनाव लड़ने तक की इच्छा जाहिर कर चुकी हैं। साथ ही राजनीतिक हलकों में भी ये मान लिया गया कि अकेले कांग्रेस में वो क्षमता अब बची ही नहीं कि वो बीजेपी को बड़ी और कड़ी चुनौती दे सके या फिर प्रमुख विपक्षी दल बनकर पूरे विपक्ष की अगुवाई कर सके। इसलिए ममता बनर्जी को पिछले रास्ते से देश के सामने तीसरे विकल्प के तौर पर लाने की ये कोशिश नहीं तो और क्या है। कहीं दीदी को थर्ड फ्रंट का नेता तो नहीं बनाया जा रहा या फिर 2024 की जंग में ममता बनर्जी को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी तो नहीं की जा रही। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और बहुत सारे सवाल भी खड़े होते हुए, मसलन दीदी की कवायद क्या थर्ड फ्रंट बनाने की है ये सुगबुगाहट जिस तरह से भाग दौड़ कर रही है ममता बनर्जी, जिन्हें प्यार से दीदी कहा जाता है, उनकी ये कवायदें क्या संदेश देती है, क्या दर्शाती है? क्या थर्ड फ्रंट बनाने की सुगबुगाहटें तेज नहीं हो रही है? टीएमसी मुखिया की रणनीति क्या लौटेगी 90 वाली राजनीति? दीदी का नया अवतार क्या कांग्रेस में लाया है भूचाल? क्योंकि कांग्रेस पर ही सबसे ज्यादा ममता बनर्जी के समय नजरें टिकी हुई है, वो भी कांग्रेस के रूठे हुए नेताओं पर खासतौर पर। बंगाल के बाद यूपी के डगर क्या 2024 पर है दीदी की नजर? पवार को हाँ, सोनिया गांधी को ना। क्या 2024 में करेगा कोई कारनामा? अखिलेश को दीदी का साथ क्या यूपी में करेगा कमाल? ममता का दिल्ली आना क्या 2024 का है ये कोई नया सियासी फसाना? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं जल्दी से आपसे तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दिनेश सिंह जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय मौजूद है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, आपका भी बहुत स्वागत है। कंचन श्रीवास्तव जी प्रवक्ता है टीएमसी की, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है कंचन जी आपका। राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रोफेसर विवेक सिंह भी राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले कंचन श्रीवास्तव आप ही के साथ। दीदी की कवायद
क्यों ना मान लिया जाए कि ये है एक तरीके से 2024 में थर्ड फ्रंट बनाने की एक सुगबुगाहट? क्या जवाब है आपका? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि मैं कंचन कुमारी हूँ, श्रीवास्तव नहीं हूँ। पता नहीं कैसे आपने मेरा नाम डाल रखा है। ओके मैम, आई विल मेक इट करेक्ट। ओके, तो मैं ये कह रही थी कि जो ये सुगबुगाहट आपने सुनी है बिल्कुल सही है ये, और 2024 की हम लोग पूरी तैयारी कर रखे हैं। दीदी ने पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि बंगाल की तरह पूरी जनता, पूरी देश की जनता को एक नजर से देखने का अगर कोई काम करता है तो वो हमारी दीदी करती हैं। हमारे लिए सारे देश की जनता एक है, कहीं की जनता ये नहीं है कि वहां की जनता ये है वो है, यहाँ हिंसा हो रहा वहां हिंसा। हम इन सब चीजों से कोई गुरेज नहीं करते, कोई मतलब नहीं रखते, और हम पूरी तैयारी से हैं 2024 के लिए कि हम सेंटर में आए, सेंट्रल में आए। यानी कि कांग्रेस के विकल्प के तौर पर टीएमसी को अंदर ही अंदर ममता बनर्जी हर संभव तरीके से मजबूत करती हुई नजर आ रही है। उसके लिए उन्हें चाहे जो कुछ भी करना पड़े। नहीं, हम किसी का विकल्प नहीं है। हम किसी के लिए कोई विकल्प नहीं है। हम खुद में एक राष्ट्रीय पार्टी है, हम क्यों किसी का विकल्प बने? और जो लोग हमारी पार्टी में आ रहे हैं वो उन लोगों को हमारे अंदर हमारे पोटेंशियल दिख रही है, लड़ने की क्षमता दिख रही है, सही जगह दिख रही है, इसीलिए आ रहे हैं और उनका स्वागत है हमारे पास। आपको लग रहा है जितना प्यार आपको बंगाल में लोगों से मिला वही प्यार राष्ट्रीय स्तर पर भी हासिल हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा। अगर हम काम कर रहे हैं तो जरूर मिलेगा। हमारा जड़ मजबूत होगा, हम गरीबों के लिए काम करेंगे तो हमारे लिए जरूर हमें विकल्प बनेंगे हम। ठीक है, डॉक्टर अजय उपाध्याय आपके पास आते हुए, पूरी तैयारी में है ममता बनर्जी, कांग्रेस की किस तरह की तैयारियां है सर? क्योंकि कांग्रेस में तो मैं नाम ले देती हूँ, कीर्ति आजाद, राजेश त्रिपाठी, सुष्मिता देव, अशोक तंवर, सर लिस्ट लंबी होती जा रही है। क्यों आखिरकार कांग्रेस का दामन छोड़ते जा रहे हैं तमाम नेता? कहाँ बात करेंगे जब फोन ही नहीं आ रहा है? अजय उपाध्याय जी, आप ही से मेरा सवाल है। अजय जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लगता है संपर्क कट गया है, आवाज मेरी उन तक पहुंच नहीं पा रही है। इसी सवाल के साथ मैं राहुल लाल जी, अजय जी बोलिए बोलिए। देखिए मैंने आपकी अजय जी की आवाज आ गई है। बहुत लंबे समय तक इन्होंने पार्टी में उपाध्याय जी प्लीज कंटिन्यू। बहुत जगह दी गई जी, बोलिए बोलिए सर। मेरी आवाज आ रही है सर? प्लीज कंटिन्यू, आई कैन लिसन यू। जी, जो प्रश्न आपने किया है निश्चित तौर पर जी, इस तरह से दो तीन जो नाम आपने लिए और रिसेंटली जी इन लोगों का पृष्ठभूमि है, इनकी बैकग्राउंड है, मैं इसको स्वीकारता हूँ। हाँ। एक बड़े बैकग्राउंड से लोग रहे हैं। बिल्कुल जी। इनको हो रही है आवाज जी जी। पार्टी ने कितना स्पेस दिया, हम लोगों तक आवाज नहीं आ रही इनकी। या कीर्ति आजाद जी है, कीर्ति आजाद जी को तो अभी बिहार में भी चुनाव लड़वाया, भाजपा से ही छोड़कर आए थे। फिर दिल्ली में इनको चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन पार्टी ने बनाया। हाँ। अशोक तंवर जी को तो एक सामान्य साथी, हमारे चूंकि बहुत करीबी साथी कभी रहे, जेएनयू में हम सब साथ चुनाव लड़ते थे, उनको एनएसयूआई से, यूथ कांग्रेस से, कंचन जी आवाज आ रही है उनकी? इतनी कम एज में उन्होंने जो है पूरे देश में हरियाणा जैसे प्रदेश का अध्यक्ष बनाया। सुष्मिता देव जी की बात करेंगी, उनको महिला कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। अब उसके बाद भी यदि कुछ लोग पार्टी छोड़ करके अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए दूसरी जगह जा रहे हैं तो इसको क्या कहेंगे? लेकिन ये बात सिर्फ कांग्रेस के तरफ से नहीं है। जसवंत सिन्हा जैसे बड़े नेता हैं, हाँ। दिनेश भाई जरूर बताएंगे कि कैसे क्यों वो चले गए। अभी सुब्रमण्यम स्वामी जी टीएमसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्यों बढ़ना चाहते हैं? अंतिम बात मैं इसके साथ जरूर जोड़ूंगा, जो लोग भी हैं चाहे वो कांग्रेस से जा रहे हो या भाजपा से जा रहे हो, जरा उनका ग्राउंड पे क्या जनता से उनका जुड़ाव है और वो कितना मजबूत है सब जानते हैं। विकल्प की बात आपने की है, अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक कौन सी पार्टी भाजपा के साथ लड़ाई लड़ सकती है जनता के मुद्दों पर, चाहे महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे हों या अन्य मुद्दों हों,
ये सब जानते हैं। मैं ममता जी पर कोई प्रश्न नहीं करूंगा, वो एक बड़ी नेता है, मजबूत नेता है, अच्छी नेता है, बंगाल से आती है जी। लेकिन ये भी सच्चाई है कि टीएमसी का टी जो है पंजाब में नहीं है, टीएमसी का टी हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ये मैं उनको पर कोई प्रश्न नहीं लगा रहा हूं, एक राष्ट्रीय पार्टी है और उसे रहना चाहिए। जहां तक बात भाजपा का है, ये भाजपा को चूंकि सहूलियत की राजनीति करनी है, जो काम भाजपा पहले करती थी, आजकल कुछ हमारे साथी भी उधर जा रहे हैं और उधर से आ रहे हैं, इसका मैं कोई विकल्प अभी नहीं देख रहा हूं। तीसरी बात, आऊंगी कंचन जी, एक बार उपाध्याय जी अपनी बात पूरी जिस तरह उत्तर प्रदेश और बाकी राज्यों में घूम घूम कर प्रचार करती है या गोवा में जाती है, तो ये किसको लाभ पहुंचाती है? ओवैसी किसको लाभ पहुंचाते हैं? सबको पता है। भाजपा को लाभ पहुंचाने वाले लोग बी टीम है। यदि टीएमसी ऐसा, तो मुझे नहीं लगता कि वो करेगी। टीएमसी का अपना एक आधार है बंगाल में और लड़ाई भी लड़ी है, भाजपा से लड़ी भी है, उसमें मैं उसका स्वागत भी किया उस समय भी और आज भी कर रहा हूं। लेकिन बाकी देश में यदि घूम घूम करके कुछ करती भी है तो सबको पता है कि सिर्फ नेता के आने और जाने से आधार पे कार्यकर्ता में परिवर्तन नहीं होता है, विचारधारा में उन राज्यों की जो अपनी परिस्थितियां हैं उसमें परिवर्तन नहीं होंगी। तो भाजपा से लड़ना है हमें, सभी पार्टियों का एक विकल्प लेना होगा। और अंतिम बात एक जी, क्या आपको लगता है जितनी पार्टियां हैं इस देश में, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, लेकिन कोई ऐसी पार्टी नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टी की भी मैं बात करता हूं, जो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सच्चाई को स्वीकारिए, रामो वामो की सरकार थी। एकमात्र कांग्रेस पार्टी है जो शुरू से लेकर आज तक भाजपा से लड़ती रही है। बाकी कोई भी पार्टी कहीं किसी न किसी समय में अपनी सहूलियतों के हिसाब से भाजपा के साथ समझौता की है। अब ये देखना है कि देश की जनता, विश्वसनीयता का प्रश्न है। उपाध्याय जी, कंचन जी आपसे सवाल पूछ रही हैं। गोवा में, पंजाब में, उत्तराखंड में, उत्तर प्रदेश में हम यदि ऐसी बात करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जब कोई नहीं है विपक्ष में तब तो दीदी आई है। अगर आप इतना ही मजबूत होते तो आज हमारी जरूरत ही नहीं होती। उपाध्याय जी, कंचन जी कह रही है कि भाई विपक्ष मजबूत नहीं है, तभी तो ये स्थिति बनी है कि ममता बनर्जी इस तरह से विकल्प के तौर पर उभर कर सामने आ पा रही है। लेकिन आज के परिस्थिति में लगता है आवाज मेरी उपाध्याय जी तक पहुंच रही है। चलिए ठीक है, मैं जब तक इस टेक्निकल एरर को करेक्ट करवाती हूँ, मैं दिनेश जी आपके पास आऊंगी। दिनेश जी, यानी कि कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी को कांग्रेस की मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से खुश होने की कोई ज्यादा आवश्यकता है नहीं, खुद के गिरबान में भी जरा बीजेपी झांक कर देख ले। शिल्पा जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने गिरेबान में झांकती है और हम हमेशा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ा है। और जिस पश्चिम बंगाल में दीदी आज जहाँ से बात कर रही है, जहाँ के वो मुख्यमंत्री हैं जी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक सफलता पाई है। इतनी सफलता तो मुझे लगता है टीएमसी को भी नहीं मिली है। टीएमसी सरकार जरूर बनाई है, टीएमसी के वोट बैंक में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें थी भारतीय जनता पार्टी की। कितने गुने विजय को शिल्पा जी आप ऐतिहासिक मानती हैं? तो भारतीय जनता पार्टी ने तो वहां अप्रत्याशित और ऐतिहासिक बढ़त पाई है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को झांकने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज मैं कहता हूँ, क्या आपने अजय जी से बात किया और कंचन जी से? अजय जी ने बार बार ये कहा कि हमने अपने नेताओं को दे दिया, ये पद दे दिया, वो दे दिया, उसके बाद भी चले जा रहे हैं, क्यों ये नहीं बता पाए? दूसरे, ये कोई नई बात नहीं शिल्पा जी। जब जब चुनाव सन्निकट आता है ये लोग इसी तरह की कवायद करते हैं। आप देख लीजिए, आप 14 में देख लीजिए जी, आप 19 में देख लीजिए, इन लोगों ने क्या नहीं किया? क्या उस समय थर्ड पॉइंट बनाने की कोशिश नहीं किया या बनाया नहीं? उस समय भी चुनाव के समय में फ्यूज बल्ब की झालर की तरह हाथ में हाथ डालकर एक मंच पर खड़े होते हैं और परिणाम क्या आता है? देश की जनता बहुत सजग और जागरूक है, ये सारी चीजों को समझती है। भाई अजय जी कह रहे हैं कि हम सारे लोगों को मिलकर भारतीय जनता पार्टी से लड़ना। भारतीय जनता पार्टी को इनसे नहीं लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को इस देश की गरीबी से लड़ना है, भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन कहीं ऐसा ना हो दिनेश जी, 2024 के मद्देनजर आप इन्हें हल्के में ले ले और उसके बाद उसका भारी भरकम खामियाजा आपको भुगतना पड़े, क्योंकि ममता दीदी अंदरूनी तौर पर धीरे धीरे अपने आप को, अपनी पार्टी को चारों तरफ फैलाती हुई उसे हर संभव तरीके से मजबूत करती हुई, आंकलन कहीं आपका फेल ना हो जाए। शिल्पा जी, मैं ये कहाँ कहता हूँ, और किसी भी दल को, किसी भी व्यक्ति को निर्दलीय लड़ सकता है, दल के साथ लड़ सकता है, गठबंधन बना के लड़ सकता है, ये कहाँ? ये तो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है और ममता दीदी को भी करना चाहिए। लेकिन इतिहास, मैं इतिहास
की बातें बता रहा हूँ कि जो अब तक हुआ है उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, इस तरह से ख्याली पुलाव हमेशा बनाने की कोशिश होती है। एक हंडी चढ़ाई जाती है और उसमें खिचड़ी पकाने की कोशिश होती है, लेकिन जो भी आता है उसमें नमक डालने की कोशिश करता है। अंत में उसमें दाल और चावल पड़ नहीं पाता है, सिर्फ नमक और नमक पड़ता है। और उसको अरे कंचन जी, मैंने एकदम आपके बीच में नहीं बोला। आप खिचड़ी हांडी चढ़ा रहे थे, हांडी है कौन? आप भी तो देख लीजिए, इतने दिन से जनता ने आपकी हांडी चढ़ाई थी। नहीं जाते हैं करके मैं सबसे अपनी दिमाग ले लूं। ठीक है कंचन जी, आऊंगी आपके पास, दिनेश जी लौटूंगी आपके पास भी। हमारे साथ और भी दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राहुल लाल जी, क्या है दीदी का प्लान? बंगाल में खेला करके देश पर छाना? राहुल लाल जी देखिए ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में तीसरी बार अभूतपूर्व ढंग से जीती है। हाँ, सुन लीजिए मैं कह रहा हूं, ममता बनर्जी देश की एक बड़ी नेता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। उन्होंने तीसरी बार जो लड़ाई जीती है वो काफी अप्रत्याशित तरीके से जीती है, काफी मजबूती से जीती है जी। यहाँ पे देखिए बीजेपी के लोग खुशी मना रहे हैं कि हम 3 से 77 पे पहुंच गए, लेकिन वो भूल जाते हैं उन आंकड़ों को कि 2019 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से कम 121 सीट्स पे विधानसभा में उन लोगों ने बढ़त बनाई थी। तो मूल आंकड़ा अगर हम लोग देखें 2019 की तुलना में, तो आप कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी एक तरह से 121 से पहुंच गई थी 77 के ऊपर। लेकिन चलिए, अब अगर ऐसी स्थिति में तृणमूल कांग्रेस जो आगे कर रही है, वो तृणमूल कांग्रेस का पूरा अधिकार है कि तृणमूल कांग्रेस अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर फैलाए, तमाम तरह के लोगों को जोड़े। मैं तो तृणमूल कांग्रेस को लोगों को कहूंगा कि G23 के लोगों को ले लीजिएगा तो कांग्रेस के लिए भी बड़ी सुविधाजनक स्थितियां हो जाएंगी। जो एक तरह से स्लीपर सेल जैसा व्यवहार करता है, उनको भी ले लेंगे अगर ये, तो कांग्रेस संकट से बाहर आ जाएगी। कंचन जी, क्या आप लोग संपर्क में हैं? अभी भी हमें समझना पड़ेगा, जरा बताइएगा क्या आप लोग संपर्क में हैं? मैं खाली पूरा कर लूं, फिर आप कंचन जी। ठीक है जनता के संपर्क में है, हम जनता के दिलों पे राज करते हैं, और जो हमारे पास आएगा, जिनको हमको लगेगा कि हमें इनको पार्टी में लेना चाहिए, वो हमारे लिए, जो जनता के लिए हितैषी होंगे, जो जनता के लिए सोचते होंगे, उन्हीं के लिए दरवाजे हमारी पार्टी में खुले हुए हैं। बहुत ही बढ़िया। राहुल लाल जी, जल्दी से कंप्लीट योरसेल्फ, उसके बाद में प्रोफेसर विवेक के पास जाऊंगी। मैं बस हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं है जी। अभी भी अगर हम लोग देखते हैं हर आदमी अपनी अपनी पार्टी मजबूत कर रहा और करे, हमें उससे जरूरत नहीं है। जो जनता का कैसी होगा हम उसी को लेंगे। कंचन जी सुन तो लीजिए, राहुल जी बात पूरी कर ले। प्रोफेसर कंचन जी सुन तो लीजिए, राहुल जी प्लीज फास्ट। बस हाँ एक सेकंड, जरा से मैं अपनी बात पूरी कर लूं। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए अभी भी 250 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं जहां पे कांग्रेस और बीजेपी की आमने सामने की लड़ाई है। अगर हम लोग अभी 29 जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसके नतीजों को देखते हैं तो उसमें 29 में से 8 सीटें कांग्रेस जीती थी और 7 सीटें विधानसभा की जो है कि वो बीजेपी जीती थी। तो बीजेपी उसमें भी 1 सीट से पीछे रही थी। और बीजेपी के ऊपर जो बीजेपी जो अपने आप को बड़ा सर्वशक्तिशाली मानती है, तो वो दूसरों के ऊपर जो मजाक उड़ाती थी कि आप तो जमाना जब्त पार्टी है, जमाना जब्त पार्टी का तमगा आपके ऊपर लगा था। पश्चिम बंगाल से लेकर राजस्थान तक में आपके जमानत जब्त हुए थे। तो इसलिए देखिए घमंड के भाव में किसी को नहीं रहना चाहिए। जनता है, जनता अपने ढंग से सारे लेकिन प्लीज सर आऊंगी आपके पास। प्रोफेसर विवेक से एक बार मैं उनका ओपनिंग रिमार्क ले लेती हूँ। प्रोफेसर विवेक, ममता बनर्जी की दीदी की विपक्षी नेताओं से मुलाकात किस तरह के बनते हुए नजर आ रहे हैं हालात? देखिए शिल्पा जी, बेहद मामला गंभीर है। मुझे आप 2 मिनट दीजिए। देखिए अभी बात हो रही थी लोग आते जाते हैं, तो देखिए जब भी चुनाव आता है, कोई भी चुनाव आए और एक पार्टी जो भी पार्टी जीत जाती है, लोगों के फितरत होते हैं, कुछ दलबदलू होते हैं जो इस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। जहाँ पे उनको लगता है कि ज्यादा चांस उनको मिल सकता है, जहाँ जीत की संभावना ज्यादा होती है, लोग जाते हैं। और हमने यही देखा था कितने लोग बीजेपी को ज्वाइन किए थे टीएमसी को छोड़ के, तो अभी लोग टीएमसी में जा रहे हैं। रही बात जो अभी बात हो रही थी कि तीसरा मोर्चा की आपने बात की, तो देखिए कई दशकों से ये प्रक्रिया चली आ रही है कि तीसरा मोर्चा बनेगा और कोई कांग्रेस और बीजेपी के अलावा कोई प्रधानमंत्री बन सकता है। बट कई दशकों से ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आज तक सक्सेसफुल नहीं रही है। तो बिल्कुल मुझे लगता है कि इसमें कोई सक्सेसफुल होने वाली नहीं है। ये बोलते हैं ना कि आप ख्याली पुलाव पका रहे हैं, ये तो सक्सेसफुल होने वाली नहीं है। बिना कांग्रेस की या बिना बीजेपी की सरकार नहीं बन सकती और प्रधानमंत्री या तो कांग्रेस का होगा तो बीजेपी का होगा। या एक कड़वी हकीकत, इसको हमको स्वीकार करना चाहिए।
एक बार मैं और कह रहा हूँ, बार बार आप देखिए लगातार प्रयास किया जा रहा है, आज तक थर्ड फ्रंट ना तो बन सका, ना तो उसमें कोई प्रधानमंत्री बन सका। एक बार मैं और बताऊंगा कि जो वेस्ट बंगाल की बात हो रही थी, मेरे राहुल लाल जी बोल रहे थे, बहुत मुश्किल से उन्होंने वेस्ट बंगाल का इलेक्शन जीता है। देखिए 211 सीट 215 सीट हो गई, केवल 4 सीट ज्यादा बढ़ी है। और बीजेपी की बात करें तो 3 से 77 हो गई है, 74 सीटें बढ़ी है। और कितना बढ़ सकते हैं? एक पार्टी जो 3 से थे 77 पहुंच गई। अब देखिए सबसे आप भी मानेंगे और मेरे ख्याल जितने पैनल में लोग हैं सब लोग मानेंगे। एक सेकंड राहुल लाल जी, राहुल लाल जी इधर देखिए, आप सब लोग मानेंगे कि जो ममता बनर्जी है लोकसभा चुनाव के हिसाब से कर रहा था। देखिए आप मेरी बात सुनिए, देखिए राहुल जी, पहली बात तो ममता बनर्जी जी एक सर्वमान्य नेता नहीं है, नेशनल लेवल पे उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। और क्योंकि ममता बनर्जी सर्वमान्य नेता नहीं है, क्या उत्तर प्रदेश में वोट पाएंगे? लेकिन फिलहाल उस राह पर वो आगे बढ़ती हुई नजर आ तो रही है। इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता प्रोफेसर विवेक कि राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को मनवाने के लिए यही वजह तो है वो इस तरह से भाग दौड़ कर रही है, इस तरह से तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रही है, उन्हें मना रही है, एकजुट कर रही है। चलिए ठीक है, फिलहाल मुझे रुकना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। दिनेश जी आऊंगी ब्रेक के बाद, सबसे पहले दिनेश जी आप ही के पास आऊंगी, आप ही का सीधा रुख करूंगी। बंगाल के बाद यूपी की डगर पर है ममता बनर्जी, क्या लग रहा है, क्या 2024 पर है दीदी की नजर? और आप लोगों के लिए ये कितना बड़ा कंसर्न होनी चाहिए? मैंने पहले भी कहा था, अरे मुंगेरी लाल के हसीन सपने को देखने के लिए कौन किसको मना कर सकता है? दीदी को भी देखना चाहिए। और हर चुनाव में, पहले भी मैंने कहा था, इस तरह के सपने हर चुनाव में ये लोग देखते हैं। और परिणाम क्या होता है? जब आंख खुलती है तो देखते हैं कुछ नहीं है। और जिस तरह की राजनीति दीदी की है पश्चिम बंगाल में, जो अराजकता की राजनीति है, यहाँ कंचन जी बैठी हुई हैं, किस तरह की राजनीति है? देखिए, आपको केंद्रीय राजनीति में आने के लिए आपको एक वातावरण देना पड़ता है, आपको एक राज्य में काम करने की वहाँ की जनता ने आपको अवसर दिया है, आपको कुछ करके दिखाना पड़ता है जिससे कि देश की जनता आपके ऊपर विश्वास कर सके। आप विकास का कोई एक मॉडल आप प्रस्तुत करें पश्चिम बंगाल में, जिससे कि दूसरे राज्य का अनुसरण कर सके, उससे प्रभावित हो सके। जनता ने तीसरी बार चुना है, अब तो प्लीज आऊंगी, कंचन जी आपके पास भी होंगे। एक बार दिनेश जी की बात आ जाए पूरी, ठीक है राहुल जी? हो गई बात राहुल जी, मैं कह रहा हूँ कि आपको करना चाहिए, लेकिन जिस तरह की, चाहे उस चुनाव के समय में आप देख लीजिए किस तरह की अराजकता की राजनीति, चाहे चुनाव के दौरान आप देख लीजिए जिस तरह की अराजकता की राजनीति। ठीक है, इस पर सीधा जवाब कंचन कुमारी आपसे लूंगी। कह रहे हैं कि अराजकता की राजनीति को देश मौका नहीं देगा, एक माहौल क्रिएट करना पड़ता है देश के हित में अगर केंद्र की राजनीति पर काबिज होना चाहते हैं, जो टीएमसी कभी नहीं करता। छुपा हुआ नहीं है आपके। और रही बात बंगाल की, तो मैं बंगाल में नहीं बैठी हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में बैठी हूँ। और कहिए तो उत्तर प्रदेश की एक हिंसा का पोल खोल करके रख दूं। अराजकता इससे ज्यादा नहीं हो सकता कि किसानों के ऊपर जाकर के बीजेपी के मंत्री जी के बेटे ने गाड़ी चढ़ा दिया। इससे बड़ा अराजकता कुछ नहीं हो सकता। पहले आप अपने गिरेबान में झांक के देख लीजिए, तब आप दूसरे पर उंगली उठाइए। ठीक, जनता सबको देख रही है। और जिस तरीके से आपने बेरोजगारों के ठगा है, जिस तरीके से आपने जनता के भावनाओं से खेला है, महंगाई को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के, उन सब का जवाब आपको टीएमसी देने उतरी है, जवाब देगी। लेकिन डॉक्टर अजय उपाध्याय, दिनेश जी तो कह रहे हैं भैया ये तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं विपक्षियों के लिए, केंद्र की राजनीति से बीजेपी कहीं नहीं जाने वाली। उपाध्याय जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? उपाध्याय जी मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, प्लीज बोलिए। हाँ, मेरी आवाज आपको मिल रही है? आ रही है सर, प्लीज कंटिन्यू, बोलिए। जी देखिए, दिनेश जी एक अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन क्या करें, उनकी मजबूरी है, वो भी बात समझ रहे हैं कि जो परिस्थिति अभी चल रही है पूरे देश में, जिस तरह से महंगाई का आलम है, जिस तरह बेरोजगारी का आलम है, किसानों के साथ जिस तरह इन लोगों ने अन्याय किया है, और जिस तरह कोविड का कुप्रबंधन हुआ है, पूरा देश देख रहा है। उसका हिसाब जनता लेना शुरू कर दी है एक करके। और प्रधानमंत्री जी को भी इस बात का एहसास हो चुका, यदि नहीं होता तो जो अहंकार में चूर थे, उनको किसान आंदोलन के
कारण कहिए या देश के जनमानस की भावना को समझते हुए समझिए कि अंततः उस 3 कृषि काले कानून को वापस लेना पड़ा। अब इस पर भी यदि पीठ थपथपाए दिनेश जी तो ये अलग बात है कि हम इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है कि इन्होंने वापस ले लिया। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा, अभी कंचन जी की इस बात से मैं सहमत भी हूं कि जिस तरह लोकसभा के पटल पर बातें अभी आएंगी, क्या उस लोकसभा के पटल पर ही प्रधानमंत्री जी अपने उस क्रूर, मैं पुनः कहता हूं कि क्रूर जो ऑलरेडी अपराधी है और सत्ता में उनको बैठा रखा है गृह राज्य मंत्री को, जिनका बेटा रौंदता है किसानों को, क्या उसका इस्तीफा लेंगे? ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा इस बार लोकसभा के पटल पर। जहां तक बात देश के जनमानस की बात है, मुंगेली लाल के सपने कौन कब देखेगा और देखता रहा है सबको पता है। ठीक है। उपचुनाव में तो जनता ने बताया इस सपने को साकार रूप किया है। ठीक है। अब निश्चित तौर पे मुख्य चुनाव जब आएगा उस समय भी जनता तैयार है कि किस तरह से आपने लोगों की जानों पर खेलने का काम किया, बढ़ती लाशों पर भी राजनीति की, और जिस तरह से श्मशान से लेकर के और कब्रिस्तान तक जो है तांता लगा रहा। ठीक है उपाध्याय जी, दिनेश जी आपका इस सवाल का जवाब देना चाह रहे हैं, उसके बाद मैं सीधे प्रोफेसर विवेक सिंह आपके पास आऊंगी। जल्दी से एक बार विवेक जी के पास में जाऊंगे, लेकिन उससे पहले दिनेश जी जल्दी से अपना जवाब दीजिए, उसके बाद प्रोफेसर विवेक का नंबर। ठीक है। चुनाव आने दीजिए, लेकिन जहां तक बात है ये छोटी मोटी चीजों को कभी ओवैसी जी से कभी किसी से आपस में जो है राजनीति करा रहे हैं, इस राजनीति का कोई असर नहीं होने वाला। ठीक है, लेने वाला नहीं बच रहा है। ठीक है। बात अभी करे कि मंत्री की इस्तीफे की, अरे इनके दल के माँ और बेटे दोनों जमानत पर हैं। पहले तो लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा अजय जी ले लीजिए ना, जमानत पर। लेकिन दिनेश जी सवाल फिर ये भी खड़ा होता है ना कि ऐसा ना हो आप लोगों का विश्लेषण, आप लोगों का आंकलन गलत साबित हो जाए, किसी को इस तरह से अगर आप इतने हल्के में लेंगे आप लोगों पर भारी ना पड़ जाए। बार बार मैं प्रश्न दोहरा रही हूँ। प्रोफेसर विवेक काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज प्रोफेसर विवेक। बहुमत की सरकार, नाउ दिस इज योर टर्न। सभी राज्यों में काफी देर से आपने हाथ खड़ा किया हुआ है सर, आई एम सॉरी मैं आपके पास आ नहीं पाई। प्रोफेसर विवेक क्या कहना चाह रहे हैं? दिनेश देखिए शिल्पा जी, मैं बात कर रहा था, अभी मैं कंचन जी का बात का जवाब दूंगा। देखिए अपने इस देश में दर्जनों पार्टीज हैं और दर्जनों ऐसे नेता हैं जो कि प्रधानमंत्री पद का सपना देख रहे हैं। उस स्थिति में इनिशिएट करना अच्छी बात है, लेकिन ममता बनर्जी के इनिशिएशन का कुछ फायदा होने वाला नहीं है। देखिए पहली बात तो यह है कि मैंने पहले कहा को सर्वमान्य नेता नहीं है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से उन्होंने कुप्रबंधन किया अपनी स्टेट का, एक छोटा सा स्टेट है, लेकिन जिस तरीके से वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, जिस तरह से त्राही मची है, उसको आप देख सकते हैं कि वो कैसे जो है अपने आप को बड़ा नेता बोल सकते हैं। एक बात मैं लास्ट में कहना चाहूंगा, देखिए आप वो पूर्वी भारत से आती हैं, तो आप जो है पूर्वी भारत को देखिए। पूर्वी भारत में आज ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी क्या है और वो कहां पर चलाती है। अरे सुनिए, अभी पूर्वी का छोड़िए, राहुल लाल जी आप पूर्वी भारत का छोड़ दीजिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ आप पूर्वी भारत का छोड़ दीजिए। एक एक करके बोलिए प्लीज। आप पूर्वी भारत छोड़ दीजिए। कंचन जी एक सेकंड, कंचन जी आ रही हूँ क्योंकि इस सवाल का जवाब मुझे आप ही से लेना होगा। कंचन जी आ रही हूँ, इत्मीनान के साथ प्रोफेसर विवेक को अपनी बात रखने तो दीजिए, काफी देर से वो कहने के इंतजार में थे। प्रोफेसर विवेक जल्दी से समाप्त कीजिए। आप डिबेट में अराजकता मत फैलाइए। देखिए पूर्वी भारत आप छोड़ दीजिए, मैं बोलता हूँ बिहार में, उड़ीसा, बंगाल से सटे हुए प्रदेश है, वहाँ पे टीएमसी के और ममता बनर्जी की क्या हालत है। आपके स्टेट के बगल के स्टेट में तो आपकी कोई हालत नहीं है, आप क्या बात कर रही हैं? आप जो पास के स्टेट है, ठीक है कंचन कुमारी, यानी कि कुल मिलाकर उनका कहने का मतलब ये है कि आप एक पश्चिम बंगाल तो संभाल नहीं पा रहे, पूरा देश का खाक संभालेंगे। मैंने कहा ना कि ऐसे लोगों पे सिर्फ ऐसे लोगों को मंद बुद्धि कहा जाता है, जिसके पास दिमाग नहीं होता वही ऐसी बातें करता है, राजनीति का नॉलेज नहीं होता है, ऐसे लोगों को डिबेट पे बैठाया जाता है जो इन लोगों को मालूम ही नहीं होता है। जब जनता के दिलों में हम राज करेंगे, जनता के लिए हम उतरेंगे, तो आज नहीं कल तो जनता जाने की ही जानेगी। कंचन जी आप इस बात को तो स्वीकार करेंगी ना कि बंगाल की परिस्थिति और पूरे देश की परिस्थिति में जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम बंगाल को नहीं संभाल पाते तो आज तीसरी बार वहाँ पे मुख्यमंत्री मत फैलाइए, आपको कुछ दूसरी पार्टियों का जमानत तक जब्त हो गया। अब क्या आपको कुछ पता नहीं है, आप कुछ आपके पास कोई नॉलेज नहीं है। शिल्पा जी इन लोगों को आपको फैक्ट कुछ पता है? इन लोगों को हजम ही नहीं हो रहा है बंगाल में जीतना,
तो इस तरीके की बिना तर्क की बात मुझे बताइए उड़ीसा में क्या हाल है, मुझे बताइए नॉर्थ ईस्ट में आपके क्या हाल है, मुझे बताइए आप आपके बगल के स्टेट में जो है आपके क्या हाल है। नहीं कंचन जी आरोप प्रत्यारोप नहीं जाते हैं, फैक्ट्स पर बात करते हैं। विवेक जी सवाल पूछ रहे हैं कि आप ये बताइए बंगाल से बाहर टीएमसी की क्या स्थिति है, किस आधार पर 2024 में कांग्रेस का विकल्प बनने का आप लोग सपना देख रहे हैं। कंचन जी, बंगाल से बाहर टीएमसी की क्या स्थिति है, किस आधार पर आप देश पर राज करने का सपना देख रहे हैं। आज स्थिति ये है टीएमसी की कि आज आप न्यूज चैनल पे और डिबेट कर रही हैं हमारी पार्टी को लेकर के कि दीदी क्या कर रही हैं, बस यही हम आपको बताना ठीक है। पूरी तरह से फुल टू कॉन्फिडेंस के मोड में इस समय नजर आ रही है टीएमसी। राहुल लाल जी मुस्कुरा रहे हैं आप, बोलिए सर। अब आप ही का नंबर आया है, काफी देर से आप इंतजार कर रहे थे। राहुल जी मैं एक सेकंड में बात पूरा कर दूं। देखिए शिल्पा जी, देखिए दो फैक्ट हमें रखने पड़ेंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सफल है, इसमें अगर कोई सवाल उठा रहा है तो फिर एक तरह से हम लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि तीसरी बार उनको चुना गया है। हाँ, लेकिन पश्चिम बंगाल से बाहर की क्या स्थिति है? हर पार्टी अपने आप को विकसित करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, लेकिन हाँ मैं प्राय विवेक जी के राय से सहमत नहीं होता। लेकिन केंद्रीय स्तर पर विकल्प एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी के बिना विकल्प बनना मुश्किल चीज है। हाँ। और दिनेश जी जो ये चीज कहते हैं कि सब लोग जो है कि मुंगरी लाल के सपने देखते हैं, तो दिनेश जी 2004 याद कर लीजिए, शाइनिंग इंडिया में चमक रहे थे आप लोग सारे बीजेपी के लोग, और विपक्ष के लोगों को कह रहे थे कि आप लोग मुंगरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, और उसके बाद भी 10 साल तक आपको सत्ता से दूर रहना पड़ा था। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जनता कभी भी हमेशा अपने हिसाब से समय परिस्थितियों के अनुसार से निर्णय लेती है। हाँ, मुद्दों के हिसाब से निर्णय लेती है। समय है, विपक्ष जरूर जो है कि धीरे धीरे एकजुट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर कंचन कुमारी, कुल मिलाकर थर्ड फ्रंट अब भी मुश्किल, अब भी टेढ़ी खीर, क्या कहेंगी आप? क्योंकि ये राह आप लोगों के लिए आसान नहीं होने वाली। आज तक तो थर्ड फ्रंट बना नहीं। शिल्पा जी, आज मैं आप ही के बात पे यहाँ बैठे हुए लोगों ने जो कहा कि बंगाल में जहाँ पे बीजेपी का कोई सीट नहीं था, आज इतना उनके पास आ गया है कि मतलब आज बोल रहे हैं कि हमने वहाँ पे बढ़त हासिल किया। हाँ। तो क्या ये दूसरे के साथ नहीं हो सकता? ठीक है, यानी कि आप लेकिन जितनी सीटें इस कोशिश में कि जो काम बीजेपी के साथ वहां पर हुआ है वो टीएमसी को भी हो जाएगा, राष्ट्रीय स्तर पर हो जाएगा, इसमें क्या बड़ी बात है। चलिए ठीक है, मॉडल नहीं है, ठीक है, लेकिन ये बात तो है कि एक मॉडल के साथ आपको जाना होता है। कंचन जी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की राजनीति में आने के लिए, चमकने के लिए एक मॉडल पर तो आपको काम करना पड़ेगा ना। देश को, पूरे देश को, यहाँ पर सिर्फ एक राज्य की बात नहीं हो रही है। हाँ, माना पश्चिम बंगाल में आप लोगों का जबरदस्त वर्चस्व है, लोगों का भरपूर प्यार आप लोगों को मिलता आ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या इस बात को स्वीकार नहीं करेंगी कि फर्क है देश की राजनीति में और बंगाल की राजनीति में? मुद्दों में भी जमीन आसमान का फर्क है, तो परिस्थितियां तो ऑटोमेटिकली चेंज होंगी ही। जी, तो इसमें मैं आपके क्वेश्चन को समझ नहीं पाई एक्चुअली। मतलब ये बात कहने की ये है कि ठीक है, बंगाल में आपको जबरदस्त प्यार मिलता आ रहा है, समझ में आ रहा है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर आप लोग कितने तैयार हैं? अगर बाई चांस थर्ड फ्रंट नहीं बन पाया, अगर बाई चांस विपक्षी नेताओं के साथ सहमति नहीं बन पाई, उनका समर्थन नहीं मिल पाया, तो अकेले के दम पर ममता बनर्जी क्या करेंगी? हमारा सबसे पहला जो काम है वो ये है कि हम जनता के दिलों तक खुद को पहुंचाए। हमारा जो काम है वो हम जनता को दिखाएं कि हम क्या काम कर रहे हैं। हमारा मॉडल इतना मजबूत है कि हमारे मॉडल पर यूपी सरकार ने अपना वो दिखा दिया था कि ये हमारा है, हमने किया है ये। तो वो सारी चीजें हम जनता को दिखाएंगे कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, हमारा मुद्दा क्या है, हम किन चीजों पे फोकस करते हैं, और तब हम जब हम ग्राउंड लेवल पे काम करेंगे तो फ्रंट लेवल पे जरूर आएंगे। उपाध्याय जी, टीएमसी तो पूरी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, यानी कि कांग्रेस का विकल्प बनने के लिए कमर कस चुकी है ममता बनर्जी, और वो देखने को भी मिल रहा है। जमीनी स्तर पर भी उनकी भागादौड़ी में भी नजर आ रही है, तमाम कवायद भी करती हुई नजर आ रही है। आप लोगों के लिए कितनी चिंता की बात? चलिए, मैं शुभकामना भी दूंगा, प्रयास करें, अच्छा करें, बंगाल में जिस तरह किया और भी कुछ कार्यों में राज्य में करें।
लेकिन आपने देखा सिर्फ कांग्रेस के लोग उसमें नहीं जा रहे हैं, वो सभी पार्टियों के जो ट्रेटर लोग हैं। अब जैसे जसवंत सिन्हा गए थे, भाजपा में थे, कृति आजाद पहले भाजपा से कांग्रेस आए और टीएमसी में चले गए। जिनको कहीं कोई, अशोक तंवर जी, जिनको कहीं कोई जगह नहीं मिलती है, उनके लिए एक शरण स्थली बन न जाए, मैं ये जरूर आग्रह करूंगा और सुझाव दूंगा कि ममता जी का टीएमसी कहीं ट्रेटर मैनेजिंग पार्टी के नाम पे न बन जाए, टीएमसी ही रहे, इसका ख्याल रखें। और बंगाल में जिस तरह वो अच्छा कर रही हैं, उनकी एक पहचान है, उसके लिए हम शुभकामना देते हैं। भाजपा से लड़ना है ईमानदारी से, जो भाजपा जो देश में बेरोजगारी लाई है, उस भाजपा से लड़ना है। जो लोगों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में जान ली है, उस भाजपा से लड़ना है। जो महंगाई लाई है, उस भाजपा से लड़ना है। किसानों की हत्या करने वाली भाजपा से लड़ना है। और उसमें मुझे लगता है सभी पार्टियों को क्वेश्चन है, अभी दो लेडी नेता हैं जो बीजेपी में शामिल हुई है, उसमें ये क्या कहेंगे? ये जवाब देना कि कांग्रेस से आखिर आ क्यों रहे हैं लोग, क्यों आखिर ऐसी क्या सुनिए उपाध्याय जी ने ये चीज ना बता। मुझे बधाई इन्होंने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी पार्टी जो है, जो आएगा, जिनको लग रहा है कि जनता के लिए काम कर रहे हैं, हम उन्हीं को ले रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? टीएमसी में ही तो लोग नहीं आ रहे हैं, और भी जगह जा रहे हैं आपके लोग, तो इसका मतलब आप विपक्ष में कमजोर पड़ रहा है कहीं ना कहीं। ऐसा क्यों है? आप विपक्ष में बोल रहे हैं जो सही तरीके से आओ, पार्टी के रूप में न बदल जाए। और जो ममता जी का एक अपना व्यक्तित्व है, जो उनकी एक पहचान है, वो पहचान दूसरे रूप में न चली जाए। क्योंकि मैं पूरा भरोसा कर रहा हूं कि ये ममता जी के बिहाफ पर ऐसा नहीं होगा। डेमोक्रेसी में एक दूसरे को विचारधारा को छोड़ना और भागने वाले को शरण देना, ये कहीं ना कहीं किसी रणनीतिकार के तहत हो रहा है। और सबको पता है कौन रणनीतिकार है जो सभी पार्टियों में घूमते रहता है। कौन है वो रणनीतिकार? राहुल जी उचित समझता किस तरफ कर रहे हैं उपाध्याय जी इशारा? टीएमसी में भी जाता है, कांग्रेस। अमूमन आप कांग्रेस पार्टी लाइन से काफी हद तक सहमत रहते हैं, तो शायद हो सकता है बता दें राहुल जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो पीके की तरफ, प्रशांत किशोर की तरफ इशारा कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि देखिए, आज हम लोग जिस मामले पे डिबेट कर रहे हैं, 90 के दशक में ये जो प्रयोग हुए थे कि आपने एक तरह से हम लोगों ने देखा था कि उसमें एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बने, ठीक है, फिर किस तरह से इंद्र कुमार गुजराल बने। तो देखिए, जब विपक्ष में आप अगर कांग्रेस को नहीं लेते हैं या फिर बीजेपी सत्ता में नहीं होती है, बाहर से समर्थन देती है, तो उन सरकारों के अल्पावधि का पीरियड हम लोगों ने इस देश में देखा है। तो एक तरह से मैं इस मामले पर सहमत हूं कि जब भी विपक्ष को मिलाना पड़ेगा, तो उसमें आप कांग्रेस जैसे पार्टी को नहीं छोड़ सकते। उन सबों को लेकर ही कांग्रेस और बीजेपी के बिना संभव ही नहीं है। चलिए ठीक है, जल्दी जल्दी से आप सभी लोगों से फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले दिनेश सिंह, क्या कहना चाहेंगे सर जाते जाते? क्या कुछ उम्मीद है और कितने मजबूत है आप लोग? पहले 2022 सेमीफाइनल और उसके बाद 2024 वो तो फाइनल है ही। विकास के लिए उनको चुना है। हाँ। और पश्चिम बंगाल का विकास करना चाहिए। हाँ। मैं तो सलाह देना चाहता हूँ कंचन जी, हाल फिलहाल में बंगाल गई कि नहीं, हो आइए एक बार। मैं तो बंगाल में रहा हूँ, पढ़ा हूँ, लिखा हूँ, जानता हूँ सारी चीजों को। जरा बंगाल की हालत देखिए, किस तरह से बंगाल आज देखिए उसकी हालत क्या है। बंगाल किस तरह से लोग फुटपाथ पर रहने को वहाँ मजबूर है, किस तरह से लोग झोपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हुए। जरा बंगाल की हालत देखिए। अराजकता फैलाकर आप अगर ममता जी यही करेंगी, करना चाहिए। लेकिन यही वो बंगाल की जनता है ना जिन्होंने एक बार फिर से ममता दीदी पर प्यार लुटाया है। ऐसे में सर ये बातें एक बार फिर से, ये तमाम सवाल एक बार फिर से खड़े करने का क्या मतलब बनता है? जनता का मैंडेट है, स्वीकार अब करना ही पड़ेगा। डॉक्टर अजय उपाध्याय, जाते जाते जल्दी से 10 सेकंड सर आपके पास, फाइनल कमेंट। आज जरूरत इन चीजों पर नहीं है, जरूरत है कि देश में आम जनमानस जिस तरह से त्रस्त है, मुख्य मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों की समस्या का मामला हो, इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। 100 रुपए से पार हो गया टमाटर, इस पर कोई चर्चा नहीं है। देश में गैस का और पेट्रोल का और डीजल का क्या हाल है सबको पता। ठीक है राहुल लाल, फाइनल कमेंट आपका जल्दी से सर। देखिए, मैं यही कहूंगा कि एक तरह से विपक्ष को बिल्कुल एकजुट होना पड़ेगा। अभी जो शीतकालीन सत्र है, दिखेगा कि विपक्ष किस प्रकार की कैसी रणनीति बना रही है। और नंबर 2 कि देखिए, ममता बनर्जी का जो प्रयास रहा है, उन्होंने पश्चिम बंगाल में जो चीज किया वो बड़ी उपलब्धि की चीज, और विपक्ष की एक बड़ी नेता है, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन अभी भी उत्तर प्रदेश में मैं अगर देखें, क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में ऐसी कोई भूमिका रहेगी? उत्तर प्रदेश का चुनाव, बड़ा सा चुनाव आ रहा है, ठीक है, बड़ा सवाल है। बीजेपी के उल्टी जल्दी से फाइनल कमेंट आपका। मुस्कुरा रहे हैं वो, उनको जाते जाते मिलेगी। कितनी मजबूत होती हुई टीएमसी ममता बनर्जी? कल आपने शायद दीदी का बयान फिर आपने सुना नहीं, उन्होंने दिल्ली से कहा है, बयान दिया है। हाँ। एक बार आप उस बयान को सुन लें। और देश हित प्रदेश हित में जो भी एक टीएमसी एक विकल्प रहेगी आगे,
जो जनता के लिए काम कर रही है। हेलो, ठीक है, आपकी बात आ गई मैम। प्रोफेसर विवेक, एक लाइन में आपका फाइनल कमेंट। देखिए शिल्पा जी, ना विजन है, ना इनका मॉडल है, भरोसे का संकट है, केवल एक स्टेट के पार्टी है, आपके बाहर कोई जनाधार नहीं है। इसको देखते हुए ममता बनर्जी जो है हेड करेंगे, जो है तीसरे मोर्चे का, और तीसरा मोर्चा बनेगा, ये बहुत दूर का सपना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो टीएमसी फिलहाल मजबूत होती हुई, मजबूत सिचुएशन में जाती हुई, क्योंकि ममता बनर्जी जमीनी स्तर पर तमाम विपक्षी नेताओं से मुलाकात कर रही है, उन्हें अपने समर्थन में लाने की कोशिश कर रही है, उनका भरोसा जीतने की कोशिश कर रही है कि कल को थर्ड फ्रंट बनाकर भारतीय जनता पार्टी को पटकनी दी जा सके। लेकिन ऐसे में ममता बनर्जी का ये दिल्ली कूच क्या रंग लाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।